नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, मोदी की तारीफों के बांधे पुल। मोदी बढ़िया दिखते हैं पर है बहुत सख्त आदमी। राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी। हाईकोर्ट ने ठुकराई द ताज स्टोरी पर सुनवाई की मांग। सिंगर दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। वह फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में बैठी और जाते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। राष्ट्रपति बुधवार सुबह 9:15 बजे स्पेशल विमान से अंबाला पहुंची थी। यहां एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश दिया गया है। तो देखिए, एयरफोर्स स्टेशन पर यूनिट्स का निरीक्षण किया और राष्ट्रपति ने राफेल से जुड़ी बातें भी समझी। और राष्ट्रपति ने हमेशा से सेना से जुड़े कामों में दिलचस्पी दिखाई है और उनका यह दौरा भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिकारियों से राफेल विमान से जुड़ी जानकारी प्राप्त की, उसे चलाने के तरीके और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी समझी। उड़ान के बाद राष्ट्रपति देश की रक्षा करने की ताकत, महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने और देश की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई गई। खबरों का रुख करेंगे, जहां भारतीय कारोबारियों और निर्यातकों को एक ही दिन में दो खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि कारोबारियों और निर्यातकों को एक ही दिन में दो खुशखबरी मिली है। तो देखिए, भारतीय कारोबारियों और निर्यातकों को एक ही दिन में दो खुशखबरी मिली है। पहले तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील लगभग कंफर्म होने की खबर आई, जिससे टैरिफ 50 से घटाकर 15 तक आ सकता है। अब सरकार ने भी निर्यातकों को मिलने वाली टैक्स व शुल्क में छूट का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत निर्यातकों के लिए दो योजनाओं RODTEP और ROSCTL के तहत अधिसूचित दरों की अब समीक्षा के लिए पूर्व सचिव नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है। आपको बता दें, सरकार अभी निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्क एवं टैक्स की छूट योजना उन करों व शुल्कों को लौटाने का प्रावधान भी करती है जो निर्यातकों द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं। इनका कंपनसेशन केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत नहीं किया जाता। अब इस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान RODTEP दरें 0.3 से 4.3% के बीच है। परिधान यानी कपड़ा निर्यातकों के लिए साल 2021 में राज्य एवं केंद्रीय कर एवं शुल्क में छूट योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत उन्हें अपने निर्यात पर केंद्रीय व राज्य करों में छूट मिलती है। तो देखिए, ROSCTL योजना के तहत परिधानों के लिए छूट की अधिकतम दर 6.5%, जबकि सिले हुए कपड़ों के लिए यह 8.2% तक है। परिधान और सिले हुए कपड़े जैसे घरेलू वस्त्र इस योजना के अंतर्गत आते हैं। सरकारी आदेश के अनुसार समिति के 2 सदस्य सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पूर्व प्रधान मुख्य आयुक्त SR बरुआ और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व सदस्य विवेक रंजन हैं। इसमें कहा गया कि समिति प्रशासनिक मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन परिषदों, जिंस बोर्ड, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करेगी ताकि ROSCTL और
RODTEP दरों पर उनके विचार हासिल किए जा सके। समिति के सदस्य निर्यातित उत्पाद पर लगने वाले केंद्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर शुल्क, कर या उपकर की गणना के लिए तौर तरीके तय करेगी, जिसमें निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर पूर्व चरण के लिए वसूले गए अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जवाब नहीं है। उनकी नीतियों की तरह ही उनके बयानों का भी कोई पता नहीं होता। वे कब, किसके लिए और क्या बोल दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में वे दक्षिण कोरिया अपेक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो मंच पर खड़े होकर भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूबसूरत लेकिन बहुत ही सख्त आदमी कहा। उन्हें समझाना मुश्किल होता है और वे झुकते नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर जरा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कल तक भारत पर टैरिफ ठोक रहे ट्रंप अब भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बहुत सी बातें कही, जिसमें एक बात यह भी थी कि वे टफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज जरा बदला हुआ नजर आ रहा है और वे ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच डील होने जा रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी दावा किया था कि भारत उनके कहने पर रूस से तेल खरीदना कम करने वाला है। देखिए, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया में बोलते हुए एक बार फिर अपने हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोकने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वह उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों से लगातार संपर्क में थे। ट्रंप ने कहा, मैं भारत के साथ ट्रेड डील करने वाला हूं। मुझे प्रधानमंत्री मोदी से बहुत सम्मान और लगाव है। हमारे बीच बेहतरीन रिश्ते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने पीएम की तारीफ में कहा कि मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान है, बल्कि और साथ ही बिल्कुल किलर है, बहुत टफ और जिद्दी। उन्होंने कहा, नहीं, हम लड़ेंगे। फिर मैंने कहा, ओह, ये वही मोदी है जिन्हें मैं जानता हूं। पीएम मोदी की तारीफ के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पुराना सीज फायर वाला राग दोहराया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि दोनों देशों के बीच 7 विमान गिराए गए हैं तो मैंने दोनों को फोन किया। मोदी को कहा, युद्ध चल रहा है, ट्रेड डील नहीं होगी। हम आपसे ट्रेड डील नहीं कर सकते क्योंकि आप पाकिस्तान से युद्ध शुरू कर रहे हैं। फिर मैंने पाकिस्तान को फोन किया और कहा कि आप भारत से लड़ रहे हैं, इसलिए आपके साथ भी ट्रेड डील नहीं होगी। दोनों ने कहा, नहीं, हमें लड़ने दीजिए। ट्रंप शेखी बगाड़ते हुए कहते हैं कि उनकी बातों के बाद 2 दिन में तनाव रुक गया और उन्होंने जो काम किया वो प्रेसिडेंट बाइडेन कभी नहीं कर सकते थे। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को बुधवार को धमकी मिली है। खालिस्तानी आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने यह धमकी दी है। हाल ही में सिंगर अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आए, जहां उन्होंने बिग बी के पैर छुए। इसी पर खालिस्तानी संगठन बौखला गया और 1 नवंबर को होने वाले ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सर्ट को बंद कराने की धमकी दे डाली। चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। तो रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह ने यह धमकी दी है। अमिताभ बच्चन के पैर छूने के विरोध में 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट को बंद कराने का ऐलान किया है। समूह का आरोप है कि यह हरकत 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे की स्मृतियों का अनादर करता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बयान में कहा कि अमिताभ बच्चन वो है जिनकी बातों ने साल 1984 में नरसंहार को हवा दी थी। अब दिलजीत दोसांझ ने सिख नरसंहार के हर पीड़ित, अनाथ और विधवा का ऐसा करके अपमान किया है। यह नादानी नहीं बल्कि धोखेबाजी है। इस बयान में उन्होंने आगे कहा कि आज भी सिख महिलाओं के साथ जो हुआ, बच्चों का बेरहमी से कत्ल हुआ और सिख भाइयों को जिस तरह जलाया गया, उनकी राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। हर साल 1 नवंबर को उनकी याद में स्मृति दिवस होता है। कोई उस दिन प्रदर्शन या जश्न नहीं मना सकता। इसी के साथ संगठन ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बॉयकॉट करने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि सिंगर ने स्मृति दिवस का मजाक बनाया है, इसलिए दुनिया भर के आर्टिस्ट, फैंस और ग्रुप इस कॉन्सर्ट का हिस्सा ना बने। साथ ही समूह ने रैली निकालने की बात भी कही। कौन बनेगा करोड़पति 17 को हर बार की तरह इस साल भी अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं। हालिया एपिसोड में दिलजीत दोसांझ इस शो में पहुंचे। आते ही उन्होंने महानायक के पैर छुए और बिग बी ने कहा, पंजाब दे पुत्र। इसी के साथ खूब तालियां बजने लगी। दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह बिग बी का सम्मान करते किया, उसे देख सोशल मीडिया पर जमकर उनकी तारीफ भी हो रही थी।
और दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म द ताज स्टोरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में इतिहास का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। यह याचिका दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता शकील अब्बास ने दायर की थी, जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता परेश रावल को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी को भी पक्षकार बनाया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म ताजमहल और उससे संबंधित ऐतिहासिक जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे जनता के बीच भ्रम फैल सकता है और धार्मिक व सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि फिल्म बनाने वाली टीम की पिछली फिल्में राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती रही है। उदाहरण के तौर पर याचिकाकर्ता ने द कश्मीर फाइल्स और द बंगाल फाइल्स का जिक्र किया, जो पहले भी विवादित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। तो देखिए, याचिका में यह भी कहा गया कि फिल्म बनाने वाली टीम की पिछली फिल्में राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती रही है। उदाहरण के तौर पर याचिकाकर्ता ने द कश्मीर फाइल्स और द बंगाल फाइल्स का जिक्र किया, जो पहले भी विवादित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। शकील अब्बास का तर्क था कि द ताज स्टोरी भी उन्हीं उद्देश्यों को लेकर बनाई जा रही है और इसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। याचिका में फिल्म के ट्रेलर का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रेलर में कोई ऐतिहासिक तथ्यों का गलत चित्रण नहीं किया गया है। क्या है मांग? तो देखिए, आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना था कि सीबीएफसी ने ट्रेलर और फिल्म की सामग्री की जिम्मेदारी से जांच नहीं की, जिससे जनता में भ्रम पैदा हो सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से फिल्म की सर्टिफिकेशन को दोबारा जांचने की मांग की थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि फिल्म में स्पष्ट डिस्क्लेमर जोड़ा जाए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय सिनेमा और टीवी में उनके योगदान के लिए दिवंगत एक्टर सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देने की अपील की है। FWICE ने कहा कि सतीश शाह जैसे कलाकार को सम्मान देना पूरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात होगी। FWICE ने अपने पत्र में लिखा, हम हाथ जोड़कर और पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि दिवंगत सतीश शाह को पद्मश्री सम्मान दिया जाए। वह देश के सबसे पसंद किए जाने वाले और प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक थे। संगठन ने आगे लिखा, सतीश शाह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई। उनके शो ये जो है जिंदगी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, फिल्में जाने भी दो यारा, मैं हूं ना और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। FWICE ने कहा कि पद्मश्री देना उनके काम और जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेटर में यह भी लिखा गया कि उनके जाने से सबके दिलों में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, जो उन्हें जानते थे या उनके काम से जुड़े थे। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करना सिर्फ एक कलाकार को नहीं, बल्कि उस इंसान को सम्मान देना होगा जिसने 4 दशकों तक भारत को हंसाया और कई नए कलाकारों को प्रेरित किया। बता दें कि 74 साल की सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हुआ। वह पिछले कुछ समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। उनका अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को मुंबई में किया गया। वहीं सोमवार को उनके परिवार और दोस्तों ने प्रेयर मीट में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सतीश शाह ने अपने लंबे करियर में कई यादगार किरदार निभाए। टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई से उन्हें घर घर में पहचान मिली थी। उसके अलावा उन्होंने जाने भी दो यारो, मैं हूं ना और फना जैसी कई फिल्मों में भी काम किया था। और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा करियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की। इससे पहले शुभमन गिल नंबर 1 पर थे। रोहित 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंचे हैं। 38 साल 182 दिन के रोहित वनडे रैंकिंग के सबसे उम्रदराज नंबर 1 भी बने हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 38 साल 73 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में शतकीय पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में 101 की औसत से 202 रन बनाए थे। रोहित शर्मा भारत के 5वें ऐसे बल्लेबाज हैं
जिन्होंने वनडे रैंकिंग में नंबर 1 रैंक हासिल की है। रोहित से पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल टॉप पर पहुंच चुके हैं। विराट कोहली ने तीसरे वनडे में 74 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है। अब वह 725 रेटिंग अंकों के साथ छठे स्थान पर है। श्रेयस अय्यर ने एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे वनडे में भारत के लिए अर्धशतक लगाया और वह एक स्थान ऊपर पहुंच गए हैं। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में जोश हेजलवुड 2 स्थान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन भारत के कुलदीप यादव छठे से 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। स्पिनर एडम जंपा ने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे में 4 विकेट लिए और वह भी 2 पायदान ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। और दिल्ली में होने वाली क्लाउड सीडिंग फिलहाल रोक दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाउड सीडिंग में तभी सफलता मिलती है जब हवा में करीब 50% नमी हो। इस समय हवा में नमी 10 से 15% के करीब है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पर करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। दिल्ली पर्यावरण विभाग और IIT कानपुर के बीच हुए समझौते के अनुसार एक ट्रायल की कीमत करीब 64 लाख रुपए है। 28 अक्टूबर को 2 ट्रायल हुए, जबकि पहला टेस्ट 23 अक्टूबर को हुआ था। तीनों ही ट्रायल सफल नहीं हो पाए। कल यूपी के मेरठ से स्पेशल विमान सेसना ने उड़ान भरी थी। विमान ने दिल्ली में खेकड़ा, बुराड़ी, मयूर विहार इलाके में 6000 फीट की ऊंचाई पर बादलों में दोपहर 2 बजे केमिकल छिड़का। बताया गया कि ट्रायल के 4 घंटे के अंदर कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन रात तक नहीं हुई। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के विफल ट्रायल के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने दिसंबर 2024 में तत्कालीन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को दिए गए जवाब में साफ कर दिया था कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। आपका आरोप है कि टैक्स पेयर्स के पैसे पर नोटंकी सर्कस किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कृत्रिम बारिश पर CAQM, IMD और CPCB से विशेषज्ञों की राय मांगी गई थी। एक्सपर्ट्स की राय थी कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बनने वाले बादलों के लिए क्लाउड सीडिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अवधि में प्राकृतिक बारिश होती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।